Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, today, students, we are starting the third chapter of our civics book, and the name of the chapter is Why Do We Need a Parliament? हमें संसद की क्यों ज़रूरत है? So, बेटे, let us start the chapter. So, we in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. तो बेटे जैसा हमें एक भारतीय होने के नाते इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक लोकतंत्र व्यवस्था का पार्ट हैं, मतलब कि हमारी जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, तो ऐसे ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो ये रिलेशन है डिसीज़न मेकिंग में लोगों की भागीदारी होना और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने नागरिकों की सहमति कितना लेते हैं, मतलब कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लोगों की सहमति होना कितना ज़रूरी है। तो ऐसे जो विचार हैं उन पर हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो बेटे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यही मिलके भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हम क्या देख सकते हैं, हमारा जो पार्लियामेंट है जिसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं। So, in this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटे इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पार्लियामेंट है वो हमारे सिटीजन्स को इस बात के योग्य बनाते हैं कि वो डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और सरकार को कंट्रोल कर सकें। तो इसीलिए ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूर हो, वो डिसीज़न ज़रूर ले, वो वोट ज़रूर करें। ठीक है, तो इंडियन डेमोक्रेसी का और हमारे संविधान का एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट अस फर्दर मूव। द फर्स्ट टॉपिक इज वाई शुड पीपल डिसाइड। सो बेटे यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा कि लोगों को निर्णय लेने की ज़रूरत क्यों है, ये हम रीड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। India, as we know, became independent on 15 August 1947. So, preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. तो बेटे जब से हमें मालूम है, सभी को मालूम है कि भारत जो है वो हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था, और इसी एक बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली थी। बहुत ही लंबी और मुश्किल संघर्ष के बाद ये हमें ये स्वतंत्रता देखने को मिली थी, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस जो थे हमारे सोसाइटी के उन्होंने पार्ट लिया था। सो पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंड द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम इन इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो बेटे इस संघर्ष में हमारे समाज के अलग अलग सेक्शंस ने हिस्सा लिया था, तो अलग अलग जो बैकग्राउंड के लोग थे उन्होंने भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इस बात से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे कि जो फ्रीडम उनको मिलने वाली थी या जो इक्वालिटी उनको मिलने वाली थी या फिर जो डिसीज़न लेने में जो उनकी भागीदारी होने वाली थी, सरकार के लिए जो डिसीज़न लेना था उसमें जो उनका पार्टिसिपेशन होना था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और ऐसा क्यों था? अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक। तो बेटे जिस टाइम पे भारत में अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश सरकार का राज था, तो उस टाइम पे लोग जो थे वो काफ़ी डर में रहते थे, और वो अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए जाते थे अगर वो उन फैसलों से सहमत भी नहीं होते थे फिर भी उनको वो मानने पड़ते थे। बट दे faced grave danger if they tried to criticize these decisions। अगर वो कोशिश भी करते थे इन डिसीजंस को की अवहेलना करने की या इनके विरोध में खड़े होने की, तो उनकी बहुत ज़्यादा
खतरा उन पर आ जाता था। जैसे बेटे हमने पिछले हिस्ट्री के चैप्टर्स में रीड किया है कि किस तरह से जो कार्ट्रिजेस थी उनको ना यूज़ करने पे कैसे बहुत सारे सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया था। तो इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने रीड किए हैं जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स रूल बनाते थे, अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते थे तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। सो द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन थी वो किस वजह से बदली? क्योंकि जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन चेंज हुई थी। The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. अब जितने भी राष्ट्रवादी थे बेटे, जो नेशन के लीडर्स होते हैं, जो नेशन के बेनिफिट के लिए सोचते हैं, वो उन सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से खुलेआम उसकी निंदा करने लगे थे, उसकी क्रिटिसिज्म करने लगे थे और अपनी मांग करने लगे थे, जो उनकी डिमांड्स वो चाहते थे। So as far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. तो बेटे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने ये डिमांड रखी अपनी कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जहाँ जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है जिसको विधायिका बोला जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे सदस्य भी शामिल किए जाएं, ठीक है, जो कि भारतीय हों और उन्हें भी बजट पर चर्चा करने के लिए या सवाल पूछने का हक मिलना चाहिए। ये डिमांड रखी गई थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो बेटे जब ये मांग 1885 में की गई तो उसके कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बहुत सारे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं, तो उनको ये स्वीकृति दी गई कि वो इलेक्शन में या बजट मेकिंग में वो शामिल हो सकते हैं। So why these early legislatures under the British government were in response to the growing demand of the nationalists? They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. तो हालांकि ब्रिटिश सरकार के तहत ये जो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर का पार्ट बनने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन फिर भी बेटे उन पर बहुत ज़्यादा जो दबाव बढ़ रहा था उसकी वजह से इन्होंने ऐसा तो कर दिया। लेकिन इनमें भी बहुत सारे ऐसे हमारे सिटीजन्स थे जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, हमारी जो आम जनता है, उनको तो इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने का कोई हक ही नहीं दिया गया था उस टाइम पे। So as you have read in chapter number 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubts in the mind of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. तो बेटे जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि जो ब्रिटिश शासन था उसके मतलब उस टाइम पे जो आज़ादी के लिए स्ट्रगल हो रही थी, सभी लोगों की उसमें हिस्सेदारी थी, तो इस वजह से हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको कहीं ना कहीं ये डाउट था कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद भी उन्होंने जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको अलाउ नहीं किया था वोटिंग के लिए या डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाया था। तो इस वजह से उनके माइंड में डाउट था कि जो आज़ाद भारत है, कहीं ना कहीं हम उन सभी लोग जो हैं वो अपने जीवन को इफ़ेक्ट करने वाले निर्णय में भाग लेने की ताकत रखते हैं, क्योंकि अब हमारा भारत जो था वो इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो ये सभी लोगों का हक था कि जिस राइट से उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है वो उसमें डिसीज़न ले सकें। सो विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। तो उनका ये मानना था कि जिस तरह से हम आज़ादी हमारे देश को मिली है तो कहीं ना कहीं हम एक फ्री कंट्री हो गए हैं। सो दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू वॉट इट फेल्ट। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि सरकार का जो मन करेगा वही वो करेगी, तो अपनी मनमानी तो सरकार कर नहीं सकती है। तो इट meant that the government had to be sensitive to people's needs and demand। तो इसका सीधा सा मतलब क्या था कि गवर्नमेंट को लोगों की जो ज़रूरत है और जो उनकी मांग है वो सुननी चाहिए। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is all adult citizens of the country
हैव द राइट टू वोट। तो बेटे जो उस टाइम पे हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे, उनके जो सपने थे, उनकी जो विशेस थी, कहीं ना कहीं आज़ादी के जो स्ट्रगल था उससे लोगों के मन में बहुत सारे ड्रीम्स थे कि हमारा आज़ाद भारत ऐसा होगा। तो इस वजह से उन्हीं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक ऐसी फॉर्म, इंडिपेंडेंट इंडिया की एक ऐसी फॉर्म को अपने अंदर इंक्लूड किया था जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये बेटा इसीलिए ही इंक्लूड किया गया था। राइट साइड पे आपको दिखा रखा है यहाँ पे ईवीएम की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बेटे ये वोटिंग मशीन पहले क्या होता था कि एक स्लिप होती थी, उस पर लोग जो हैं वो अपना थंब प्रिंट दे के या जो उस टाइम पे स्टैम्प होती थी वो स्टैम्प प्रिंट करके वो बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। लेकिन 2004 के जो जनरल इलेक्शंस थे उनमें पहली बार ईवीएम का यूज़ किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका यूज़ किया गया, ताकि जो गलत वोट्स डल जाती हैं या जो चीटिंग हो जाती है वो ना हो सके। सो मूविंग टू अनदर पेज, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो किस तरह से लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम प्रतिनिधि बोलते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज़ द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो किसी भी बेटे लोकतंत्र व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कंसेंट। कंसेंट माने लोगों की सहमति। ठीक है, लोगों की सहमति, ताकि वो किसी चीज़ पर सहमत हो सके, किसी अपने लीडर को चुन सकें। ठीक है, जिसको हम डिज़ायर, अप्रूवल या पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी बोलते हैं। मतलब लोगों की जो डिज़ायर है, उनकी जो चाह है, उनकी जो अप्रूवल है, वो किस चीज़ को स्वीकृति देते हैं, या फिर लोगों की जो हिस्सेदारी है अपने लीडर्स को चुनने में। सो इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो कहीं ना कहीं बेटे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें ये लोगों का डिसीजन होता है कि वो किस तरह से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, कैसे लीडर्स को वो चुनना चाहते हैं जो उनके फेवर में वर्क करेंगे या नहीं। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizen। तो किसी भी बेटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सबसे मेन जो आइडिया है, मेन जो विचार है वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस देश का जो सिटीज़न है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सरकार है या जितनी भी हमारी पब्लिक सोसाइटी होती हैं वो इन पर जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट पे और जितने भी हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर यकीन होना ज़रूरी है, तभी तो वो वोट करेगा ना। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं या गवर्नमेंट जो भी वर्क करे तो उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल सिटीज़न का। अगर वो उन पर विश्वास करेगा तभी वो उनको इलेक्ट करेगा। सो हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। तो किस तरह से हर एक व्यक्ति इसकी स्वीकृति दे सकता है। तो जैसे हमने पढ़ रखा है बेटे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सभी वोट दे सकते हैं, एक वोट, तो उसके वो हमारा डिसीजन मेकिंग का स्टेप होता है कि हम उसमें अप्रूवल दे रहे हैं कि इस लीडर को हम अपने बिहाफ पे चुन रहे हैं। सो एज वन वे ऑफ डूइंग एज यू रेड इज़ थ्रू इलेक्शंस। तो बेटे कोई भी व्यक्ति इलेक्शंस के थ्रू अपनी सरकार को चुन सकता है। सो पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अब लोग क्या करते हैं बेटे, लोग जितने भी अपने लीडर्स को चुनते हैं, फिर जो लीडर्स चुने जाते हैं उनमें से जिस भी पर्टिकुलर पार्टी के वो होते हैं उस एक पार्टी से सरकार बनाई जाती है, और द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। तो बेटे संसद जो कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं के समूह को, उन्हीं के ग्रुप को क्या बोला जाता है, संसद या पार्लियामेंट। तो ये जो पार्लियामेंट सरकार जिस चीज़ को कंट्रोल करती है वो
सॉरी, ये जो पार्लियामेंट होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं बेटे, वो हमारी सरकार को कंट्रोल भी करते हैं और टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं. सो इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट. तो इस तरह से बेटे जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों के थ्रू या अपने लीडर्स के थ्रू सरकार बनाते भी हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं. सो द अबव आइडिया of representation has been an important theme in your class 6th and 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक्स. तो बेटे ये जो विचार हैं ये हमने अपनी 6th और 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक में रीड किए हैं, जो कि हम अभी 8th की सिविक्स की बुक में रीड कर रहे हैं. तो इन सभी से हमें पता है कि अलग अलग लेवल पे किस तरह से सरकार वर्क करती है, क्योंकि जैसे गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे पंचायत वर्क करती है, ठीक है, ऐसे ही स्टेट के लेवल पे स्टेट की गवर्नमेंट वर्क करती है और ऐसे ही पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है. तो ये इन्फॉर्मेशन बेटे यहाँ पे बताई गई है. So I hope all of you have understood the topics well. So we will continue with the next topics in our next class. Till then, take care and have a nice day.